हेलो स्टूडेंट। तो हम आपके पास आज से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 10वां चैप्टर प्लस एनसीईआरटी बुक का आपके पास 11th क्लास का है, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं, उस पर आधारित जो विविध प्रश्नावली है वो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके पास आपको सॉल्व करा रहा हूँ बस। बाकी जो आपको जिस क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो तो आपको उसको चाहे तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं आपके पास, ठीक। तो शुरू के 3 क्वेश्चन सिंपल से आपके पास हैं, आप इजीली कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज में भी आपके पास थे उस टाइप के। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपके पास ला रखा हूँ, बस ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो देखिए एक बार, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष पर आपको ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इस दी हुई रेखा से, जिसकी उसकी मतलब उस बिंदु की दूरी क्या होनी चाहिए, 4 यूनिट्स आपके पास, ठीक है। तो आपको वाई अक्ष पर ऐसे बिंदु ज्ञात करना है जो इस दी हुई रेखा से कितने दूरी पर है, 4 इकाई की दूरी पर स्थित आपके पास होने वाला है, ठीक है। तो यानी हमारे पास दी हुई रेखा से उस पॉइंट के डिस्टेंस निकालने हैं। अब मुझे मालूम है कि वाई अक्ष पर अगर बिंदु होगा तो उसका एक्स निर्देशांक क्या तो 0, तो मैंने मान लिया लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज, मैंने कहा पी, जिसके निशान क्या होंगे y1, मैंने कह दिया y1। तो मुझे इस बिंदु P को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस दी है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट। इसकी डिस्टेंस दी है इस रेखा से आपके पास, ठीक है। तो जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूँ, यानी जो मानक रूप है, तो देखो पास जो गिवन लाइन है उसको अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया तो आपके पास सिंपली हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, और क्योंकि मानक रूप जो है उसके अनुसार होना चाहिए 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये है उस रेखा का समीकरण। इस रेखा से उस बिंदु की दूरी दी हुई है, तो जो डिस्टेंस के जो फॉर्मूला उसके अनुसार देखो, फॉर्मूला था d बराबर आपके पास मॉड, फॉर्मूला है a(x1) प्लस b(y1) प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं इसकी मानक रूप से तुलना करूँ तो अपने आप ही पता चल जाएगा a b और c ये है, ठीक है। तो और मुझे बिंदु मिला हुआ आपके पास, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपके पास डिस्टेंस दी हुई है, उसको दे रखा है 4 यूनिट इक्वल टू मॉड a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस, अब देखो रेखा के हिसाब से ये हो गया उसका x का गुणांक a, y का गुणांक b और ये हो गया c, और बिंदु है x 0 और y, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y1 और प्लस सी होना, तो सी की जगह कितना -12, तो ये हो जाएगा -12 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9। तो ये आपके पास फॉर्मूले के अनुसार ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं सिंपलीफाई करूँ तो देखिए आपके पास ये ऊपर मिल रहा है आपके पास सीधे सीधे 3y1 माइनस 12 अपॉन 5, ये मुझे प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि ये इक्वल टू 4 है, आपको मालूम है कि मॉड जो है 2 प्रकार के मान देता है आपके पास, नेगेटिव व पॉजिटिव। अब ये मॉड की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, तो डिपेंड करता है y1 के मान पे। तो मैं दोनों ही मान लूँगा, यानी 4 इक्वल टू प्लस माइनस 3y माइनस 12 अपॉन 5, या सिंपली मैं कह सकता हूँ 5 को 20, 20 इक्वल टू प्लस माइनस 3y1 माइनस 12। तो मुझे ये मिल रहा है आपके पास। इसके आधार पर मुझे एक बार y1 का मान किस पे आधारित मिलेगा, जब मैं प्लस वैल्यू लूँगा। तो देखो इफ़, मैं इसको अलग करता हूँ, इफ़ 20 इक्वल टू 3y1 माइनस 12, अगर ये इस प्रकार से है तो इस केस में y1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये सॉरी आपके पास ये जो कॉन्स्टेंट है -12, अगर मैंने प्लस साइन लिया है तो उस टाइम पर प्लस लेने पर सीधे सीधे इधर आ रहा है, हो जाएगा 32 इक्वल टू 3y1। तो इससे मुझे ईजिली y1 मिल जा रहा है 32/3। तो पहला आपके पास ये मिला, तो ये आपके पास है, तो यानी आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट P हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट पॉइंट हो गया 0 और 32/3। पहला तो मिला। ये तब है जब मैंने पॉजिटिव मान लिया। इसी प्रकार इफ़ 20 इक्वल टू का जब माइनस वैल्यू ले ली जाए 3y1 माइनस 12, तो ये माइनस के कारण ये हो जाएगा +12, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बस ये हो जाएगा 20 माइनस 12 इक्वल टू, इस केस में यहाँ पर हो रहा है -3y1। तो इसे मुझे ये जब सॉल्व करते हैं बस हो रहा है y1 इक्वल टू, ये -3 इसके नीचे से जाएगा, तो ये और था 8/-3 मतलब -8। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा
नेगेटिव साइन के साथ पॉइंट मिल रहा है आपके पास P, वो जाएगा आपके पास 0 और -8/3। तो ये वो दो बिंदु हैं y अक्ष पर जो आपके पास दी हुई रेखा से क्या है, आपके पास उनकी दूरी कितनी है, 4 इकाई की है। कितने की है, 4 इकाई। अब हम इसको जरूर जब भी कोई पॉइंट निकालना होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए हम दोनों साइन को कंसिडर करने वाले, प्लस वाला भी और माइनस वाला। क्योंकि मुझे मालूम है ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव पॉजिटिव की डिपेंड करता है y1 में, पर क्योंकि जो एक क्वांटिटी डिस्टेंस है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती ना, इसलिए हम इसको हमेशा मॉड के अंदर लेते हैं, ताकि क्या है, हमेशा पॉजिटिव मान मिलने वाला आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने दो बिंदु ज्ञात किए। पहला बिंदु हो रहा है जो कि धनात्मक y अक्ष पर है, जो है 0 और 32/3, और दूसरा पॉइंट आपके पास जो कि ऋणात्मक y अक्ष पर है, जो है 0 और -8/3। यहाँ पर मॉड के हिसाब से प्लस माइनस दोनों साइनों को लेकर मुझे एक मिल रहा है P ये, और दूसरा जब माइनस साइन है तो दूसरा पॉइंट ये प्राप्त हो रहा है। तो ये दो बिंदु ऐसे हैं जो इन दोनों रेखा, इस दी हुई रेखा से 4 इकाई की दूरी पर होने वाला है आपके पास। ठीक, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6वां। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये जो दो रेखाएं दी हैं, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाली रेखा और y अक्ष के समांतर हमें रेखा निकालना है। ठीक है, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से जाए और साथ में आपके पास किसके समांतर हो, y अक्ष के। तो देखो, जब भी मुझे किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो उस पर स्थित एक बिंदु और साथ में ढाल। ढाल के लिए आपको दिया है कि वो y अक्ष के समांतर, देखो एक बार, तो इस प्रकार से, तो मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो उस रेखा की ढाल और इस बिंदु कहाँ से मिलेगा, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से। देखो, तो दी हुई रेखाएं आपके पास हैं, गिवन लाइन्स आर x -7y + 5 = 0, और दूसरा है 3x + y = 0। तो देखो, तो जो पहले दूसरी, अब जो सेकंड लाइन है उसके हिसाब से मैंने कहा, देखो इसके हिसाब से आपके पास y का मान मिल रहा है, y = मिल रहा है -3x। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट y = -3x इन फर्स्ट लाइन L1, ये हो गया मान लो L1, और ये आपके पास क्या था, L2 आपके पास। ठीक है, तो L1 में मैंने दूसरी रेखा से जो y = -3x था वो मान रख दिया इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा x -7 टाइम्स ऑफ -3x + 5 = 0। तो देखिए आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है। जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये दोनों तो गुणा हो जाएगा, साथ में पॉजिटिव भी हो रहा है, साथ यहाँ 21 + 1 22, तो 22x = -5। तो मुझे x का मान मिल रहा है -5/22। इसी प्रकार अगर मैं y का मान निकालना है तो देखो, तो y = यहाँ पर मैं इस वैल्यू में रख दूंगा तो बस कितना हो रहा है, देखो किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, पर मैंने इसमें रखा क्योंकि y = -3x है, तो इसका सीधे सीधे 3 गुना करें तो कितना हो जाएगा, 15/20। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास हो गया, P पॉइंट बनेगा -5/22 और 15/20। तो मैंने दी हुई दोनों रेखाओं के समीकरणों को हल किया और मुझे उनका प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हो गया। यह है प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक, अब आपको मालूम है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, पैरेलल है y एक्सिस के। देखो देखो, एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्स के जब भी समांतर होता है उस टाइम पे आपके पास उसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है उस टाइम पर। देखें तो यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन उस केस में होता है इन्फिनिटी, क्योंकि आपको मालूम है वो 90 डिग्री का, यानी आपके पास होता है tan π/2 यानी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आपके पास उसका टाइम का स्लोप होता है। तो देखिए पास, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पॉइंट मिल गया और स्लोप क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो आपके पास हो जाएगा y - y1 = mx - x1, ये फॉर्म था। तो इस हिसाब से पास हो रहा है, देखिए ये हो जाएगा y - y1 कितना है आपके पास, 15/22 = m यानी इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा x - x1 है -1 का +5/22। तो इन्फिनिटी हमको आपके पास चाहे तो उसको 1/0 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको आपके पास इक्वेशन हो रहा है
y माइनस 15/22 इसको लिखा जा सकता है 1/0 के रूप में, ठीक है। तो x प्लस 5/22, तो जीरो इधर गुणा हो तो पूरा जीरो हो जाएगा, आपके पास समीकरण मिल रहा है केवल क्या, x प्लस 5/22 इक्वल टू 0। तो ये है उस रेखा का समीकरण जो y अक्ष के समांतर है और इन दोनों के प्रतिच्छेदन से जा रहा है आपके पास। या अगर आपको ऐसा याद नहीं रहे तो या आप स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं। कोई भी लाइन जो y एक्स के समांतर होती है, थोड़ा ध्यान देना, y एक्स के समांतर होगी तो हमेशा उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू x1 के रूप में। क्या होता है, x इक्वल टू x1। जैसे अगर पास हम बात करें कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि y एक्स के समांतर रेखा निकालिए तो हमेशा समीकरण होगा x इक्वल टू x1, और x1 क्या होगा, इस प्रतिच्छेदी बिंदु का आपके पास जो x निर्देशांक, उस हिसाब से क्या मिल रहा है, x इक्वल टू मिल रहा था -5/22, यानी x प्लस 5/22 क्या हो जाएगा, उस रेखा का समीकरण आपके पास। तो सिंपल सा आपके पास है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल दिया गया है। अब प्रतिच्छेदी बिंदु मिल गया तो मुझे ढाल की आवश्यकता, तो मैंने यहाँ पर ढाल का प्रयोग किया। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 10π/2। तो आपको मालूम है 10π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का यूज़ किया तो इन्फिनिटी मतलब 1/0 भी लिख सकते हैं उसको। तो इस हिसाब से मेरे पास जीरो इधर गुणा हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी समीकरण मिल रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या बताया कि जब भी कोई रेखा रिक्वायर्ड लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, तो हमेशा उसका मानक रूप क्या होता है, x बराबर x1। और x1 यहाँ पर कहाँ से मिलेगा, जो पॉइंट है उसके हिसाब से पास मिल जाएगा x1 आपको, ठीक है। तो ये दिया हुआ बिंदु था ना x1 y1, तो y x इक्वल टू x1, तो यही प्राप्त हो रहा है यहाँ पर पास, ठीक। अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के अगर पूछा जाता कि x अक्ष के समांतर है, क्या है, x अक्ष समांतर, तो उस टाइम पर थीटा इक्वल टू 0 तो tan 0 तो 0 हो जाता, तो ये पूरा भाग क्या होता है यहाँ पर 0, तो समीकरण मिलता है केवल y माइनस 15/22 इक्वल टू 0 आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है आपके पास। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8वां। आपको एरिया निकालना है जो कि इन रेखाओं के द्वारा निर्मित हुआ है। अब देखिए आपके पास, अगर मैं बात करूं इन रेखाओं की, तो रेखाएं आपके पास, इसको मैंने ढाल अंतःखंड रूप में लिखा, तो देखो रिक्वायर्ड आपके पास दी हुई रेखाएं क्या हैं, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, ठीक। और दूसरी लाइन आपके पास है y बराबर -x, और तीसरी रेखा है x बराबर k। ये इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है। तो देखिए इसका मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ पर, ये है एक्सिस सिस्टम। तो देखिए ये है y बराबर x, मतलब अगर मैं बात करूँ इसके, तो अंतःखंड का निर्माण नहीं करने वाली है। तो इसका समीकरण आपको जब ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये देखो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से, ये हो गया y बराबर x। y का मान वही है जो x का मान, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, इस प्रकार, ठीक है। और y बराबर -x जो है वो भी इसी प्रकार की रेखा है, ये भी अंतःखंड का निर्माण नहीं करने वाली, पर ये मूल बिंदु से तो गुजरेगी। पर ध्यान दीजिए जब x का मान मैं कुछ भी दूँ, मैंने कहा x का मान 1 है तो y का मान क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलने वाला है। अगर x का मान थोड़ा देखें, x का मान मैंने पॉजिटिव दिया, अगर मैं x का मान पॉजिटिव दूँ तो y का मान कहाँ मिलने वाला है, y का मान नेगेटिव मिलने वाला, मतलब नीचे की ओर। तो इसका समीकरण कुछ इस प्रकार से, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से, ये हो गया y बराबर -x। और लास्ट है x बराबर k। तो आपको इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में आपके पास जो था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि y अक्ष के समांतर, तो आपके पास ये आपके पास y बराबर, उस टाइम पर आपके पास मिला था y बराबर k, यहाँ पर क्या मिल रहा है, y बराबर cos, ठीक है। तो यहाँ पर y के समांतर आपके पास रेखा बनने वाली है, किसके, y के समांतर आपके पास, ठीक। तो y बराबर k, मैंने कहा आपके पास ये लाइन बन गई इस तरफ। ये किसी और भी हो सकती है, k का मान पॉजिटिव लिया तो आपके पास ये x बराबर k, ये मैंने पॉजिटिव लिया तो इस तरफ बन गई। तो मुझे कुल मिला के ये त्रिभुज बनाना है आपके पास, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मैंने रफ फिगर बनाया है आपके पास, ठीक। अब k का मान ऋणात्मक होता तो ये इधर बन जाता आपके पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मुझे इस त्रिभुज a, o और b का मान निकालना। अब देखो अगर मैं पूछूं इस O बिंदु के निशान के पास क्या मिल रहा है, 0 0, तो मैं आपसे पूछूं इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू -x। अगर मैं फिगर में देखूं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, ये आ रहा है मूल बिंदु इस O, ये मूल बिंदु है। इसी प्रकार सिमिलरली, यानी इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके लिए, y बराबर x और x बराबर के। अब देखिए y बराबर x का ये है और ये मैंने पॉइंट A की बात कर रहा हूँ। A बिंदु की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये x बराबर k पर है तो इसका x निर्देशांक क्या होने वाला है, k। ध्यान देना होगा, या आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों को सॉल्व करूंगा इन दोनों इक्वेशनों को, y बराबर x और x बराबर k है तो x का मान k और y का मान भी क्या हो जाएगा, यानी उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, k। या सिंपली अगर इस फिगर से देखें तो क्योंकि ये x बराबर k वाली रेखा पर स्थित है पॉइंट A, तो इसका x निर्देशांक हमेशा क्या होगा, k। और अगर ये पॉइंट इस पे है तो y का मान वही होगा जो x का मान, मतलब क्या मिल रहा है, k। या फिर दूसरा तरीका क्या, आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A मिल गया। और लास्ट पॉइंट अगर मैं इसी प्रकार से पूछूं B, तो पॉइंट B जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या, क्योंकि ये x बराबर, ये आपके पास x बराबर k पर है तो इसका x निर्देशांक हमेशा k ही होगा। पर जो दूसरी लाइन है जिस पर ये स्थित है वो है y बराबर माइनस के, y का मान वही होगा जो x का जो मान मिला है उसका माइनस लेना, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो इसके निर्देशांक हो गए पी बी पॉइंट के और माइनस के। तो देखो मुझे त्रिभुज के तीनों शीर्षों के क्या मिल गए, जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक मिल गए। देखो तो आपके पास क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, ए हो गया ए बी और ओ, ए हो गया के, बी हो गया के माइनस के और ओ हो गया 0 0। और अगर आपके पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष प्राप्त हो जाएं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला आपको पहले से मिला हुआ है, तो आपको फॉर्मूला याद हो तो आप इजीली कर सकते हो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ओ का एरिया, फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसका इजीली आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, जो आप बाद में कैलकुलेट करोगे तो सिंपली क्या मिलेगा, के स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो इतना आप कर सकते हो, आपके पास आगे फॉर्मूला पूरा मिला हुआ है और आपके पास सब कुछ मिले हुए निर्देशांक, तो आप इजीली इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो आपके पास। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, तो 10वें आपके पास है। तो इस 10वें में आपके पास एक टॉपिक आता है कॉन्करेंट लाइंस, यानी इसे हिंदी में कहते हैं संगामी रेखाएं। क्या कहते हैं, संगामी। कॉन्करेंट का मतलब होता है संगामी, ये तो मैंने आपको हिंदी बता दिया। कॉन्करेंट का मतलब असल में होता है कि यानी वो तीनों रेखाएं क्या है, एक उन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम होने वाला, ये भी कह सकते हैं। या फिर आपके पास हम कहेंगे कि आपके पास वो तीनों के दोनों क्या एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे आपके पास। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमको तीन रेखाएं दी हुई हैं, ढाल अंतखंड रूप में दी तीनों रेखाएं, आपको प्रूफ करना है इनके लिए अगर ये संगामी है तो ये कंडीशन होनी चाहिए आपके पास। तो संगामी होने की कंडीशन मैंने आपको बताया कि तीनों के लिए क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो सबसे पहले दी हुई रेखाएं क्या है, पहली रेखा L1 है, y इक्वल टू m1 x प्लस c1। L2 है y इक्वल टू m2 x प्लस c2। और इसी प्रकार L3 है y इक्वल टू m3 x प्लस c3। अब ध्यान देना यहाँ पर m1 m2 और m3 क्या है, उनकी ढालें, और c1 c2 और c3 क्या है, उनके y अंतखंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। तो पहले मैं समीकरण एक, रेखा एक और रेखा दो में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ आपके पास। देखो तो देखो सबसे पहले निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर L1 एंड L2। इन दोनों रेखाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो उसके लिए करेंगे क्या, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आपने 10th में किया है, मैंने क्या कर दिया, y का ही जो मान है यहाँ रख दिया बस। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण में मान रखा y का, तो ये हो जाएगा m1 x प्लस c1 इक्वल टू m2 x प्लस c2। अब मुझे x का मान निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो x एक तरफ हो जाएगा और उससे x उभयनिष्ठ लेकर आपके पास मिलेगा, देखो सीधे सीधे x बराबर मिल जाएगा, ये इधर आ रहा था तो होता c2 माइनस c1 अपॉन, इसमें जब उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो आपके पास मिलेगा
तो देखो एक बार ये इस तरफ जा रहा था ना, तो आपके पास हो जाएगा सीधे सीधे m1 माइनस m2। अब ये आपके पास प्राप्त हो रहा था, पर इसमें आपके पास ये आपके पास c2 माइनस सी वन अपॉन m1 माइनस m2 प्राप्त हो रहा है, ये मिला। अगर ये x का मान है तो y का मान क्या होगा, देखो देन y इक्वल टू क्या होगा, किसी भी इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हो आप। तो मैंने ये x का मान यहाँ रख दिया तो आपके पास मिल रहा है y बराबर हो जाएगा m1, ये आपके पास है ना, और ये इंटू c2 माइनस सी वन अपॉन m1 माइनस m2, ये मुझे प्राप्त हो गया। तो ये मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो प्रतिच्छेदी बिंदु मिल गया आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्राप्त हो रहा है आपके पास P पॉइंट। देखिए उसके निर्देशांक हो जाएंगे c2 माइनस सी वन अपॉन m1 माइनस m2, ये उसका x निर्देशांक है, और y निर्देशांक प्राप्त हो रहा है आपके पास इस समीकरण से, प्लस c भी आएगा क्योंकि इसमें प्लस c1 भी है ना, प्लस c1। तो ये मैंने x का मान सीधे से कह रहे थे पहले इक्वेशन में रख दिया बस, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है आपके पास, देखिए m1 c2 माइनस सी वन अपॉन m1 माइनस m2, और साथ में आपके पास क्या मिल रहा है, प्लस c1, ये मुझे प्राप्त हुआ। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि इसको एलसीएम में दे दिया, उसके हिसाब से आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा c1, तो c1 कैंसिल, तो आपके पास देखो क्या मिल रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा c2 माइनस सी वन अपॉन m1 माइनस m2, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये जो है एलसीएम में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास होगा c1 m1 माइनस c2 m2, तो c1 m1 यहाँ पर पॉजिटिव भी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इसे ठीक आपके पास कुल मिला के आपको सॉल्व करके मिलेगा, देखिए आपके पास y निर्देशांक आपके पास मिल जाएगा m1 c2 और माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये कुछ आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है तीनों रेखाएं अगर संगामी हैं, अब ध्यान सुना, अगर तीनों रेखाएं संगामी हैं तो अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए कि ये जो पॉइंट P होगा वो तीसरी रेखा पर भी स्थित होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर तीनों रेखाएं संगामी है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस पर भी होगा, यानी इसके समीकरण क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो देखो क्या होता है, तो संगामी अगर आपके पास कंडीशन दी हुई थी कि तीनों रेखाएं क्या है, कॉन्ग्रुएंट मतलब संगामी है, तो इसलिए इसका अर्थ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने कैलकुलेट किया वो किस पे, L पर भी स्थित होगा, L3 पर, मतलब तीसरी रेखा पर भी। तो तीसरी रेखा का समीकरण ये है, तो हम क्या करेंगे, जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था उसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है P, उसका x और y निर्देशांक यहाँ रख दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो सिंप्लीफाई करने पर देखो क्या मिल रहा है, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको गुणा इसको भी कर रहा हूँ, ये एलसीएम में चल जाएगा, ये हो जाएगा m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस ये गुणा होगा तो आपके पास मिल रहा है m1 c3 माइनस m2 c3 होल अपॉन m1 m2 माइनस में, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आपके पास, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो जो आपको प्रूफ करना है वो यहाँ पर से इजीली मिल जाएगा आपके पास। देखिए अब करना क्या है, इनको एक ही पक्ष में ले चलते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन सबको इधर ले आए, मेरे पास हो जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 माइनस ये इधर आके माइनस हो जाएगा m3 c2, ये प्लस हो जाएगा m3 c1 प्लस इसमें ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 c3 और ये प्लस हो जाएगा m2 c3 इक्वल टू 0। अब करना क्या, आपके पास m1 वाले पदों में m1 उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो m1 के पद कितने हैं, एक ये और एक ये। तो m1 जब उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या मिल रहा है, c2 माइनस c3, ठीक। फिर m2 वाले पदों में एक ये है और एक ये है। तो m2 को जैसे मैं उभयनिष्ठ ले रहा हूँ प्लस m2, तो m2 में अगर मैं प्लस होने तो यहाँ पर पास मिल रहा है देखो c3 माइनस c1, और लास्ट जब मैं m3 को उभयनिष्ठ मिल रहा है c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सीधे यही प्रूफ करना था, तो इजीली हमारे पास प्रूफ हो जा रहा है आपके पास। आपको करना क्या है, केवल दो रेखाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और क्योंकि रेखाएं क्या दे रखी हैं, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब संगामी रेखाएं हैं, तो यानी उन तीनों बिंदुओं का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो कॉमन होने वाला है।
तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तीसरी रेखा पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि वो संगामी है तो उसको संतुष्ट करेगा, तो आपको सीधे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, और बाकी केवल सिंप्लीफाई करके क्या हो जा रहा है, वो सीधे सीधे जो आपको प्रूफ करना है वो कैलकुलेट हो जा रहा है आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। ये दो रेखाएं दी हुई हैं, आपको एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, और जिसने एक्सिस सिस्टम के साथ यानी अक्षों के साथ क्या है आपके पास समान अंतःखंड का निर्माण किया है, या अंतःखंड को, ठीक है। इससे पहले हम क्या निकालें, देखो सॉल्यूशन आपके पास, देखिए मान लो बस कि इक्वल इंटरसेप्ट है एक्स, इफ लेट इक्वल इंटरसेप्ट formed by required line is A। मैंने मान लिया कि आपके पास क्या है कि जो अक्षों के साथ उसने अंतःखंड इक्वल जो बनाया ना वो क्या है, वो क्या है ए, अंतःखंड क्या है ए, देन इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, आपको मालूम है अंतःखंड रूप में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, यानी सिंपली एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये है उस रेखा का समीकरण, ये होना चाहिए बस। ठीक, पर मुझे तो एक भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो ए कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन दोनों के, आपको दिया है कि जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे ये रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो पहले मैं क्या, दी हुई रेखाओं के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, देखो ऑल्सो गिवन लाइन्स आर, दी हुई रेखाएं हैं 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये है L1 पहली रेखा, और L2 है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैंने क्या किया, देखो मैंने पहली समीकरण से अब इसमें अप्लाई ऑपरेशन अप्लाई किया कि L1 में से 2 टाइम्स ऑफ L2 कर दिया। ध्यान देना, मैंने एक ऑपरेशन लगाया है कि आपके पास जो पहली रेखा का समीकरण उसमें से दूसरी रेखा के समीकरण को दुगुना करके घटा देना है। तो ये यानी 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 में इसका दुगुना करेंगे कितना होगा, 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये फिर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो रहा है बस देखो 13y, और ये हो रहा है माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 5/13। तो y मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 5/13। इसी प्रकार पुट y इक्वल टू 5/13 इन L1 या L2 में रख देते हैं। L2 में रखेंगे तो आपके पास इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं x का मान, जो कि प्राप्त होगा आपको x इक्वल टू, यहाँ पर इसमें रख दिया पास, तो आपके पास सीधे सीधे प्राप्त, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपने 10th में किया हुआ है, तो मैंने सीधे x बराबर मिला 1/13। तो मैंने ये x y वो निर्देशांक है जो जिन पर ये इंटरसेक्ट करें, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने प्राप्त कर लिया है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास में मिला है दोनों रेखाओं जो दी हुई रेखाएं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, P। ठीक, तो इसके बाद अब मुझे रेखा का समीकरण मिल गया आपके पास, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्यों दिया हुआ है, एज रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू P पॉइंट। उसने कह दिया, उसने प्रश्न में दिया था कि उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से वो रेखा गुजरने वाली है, तो क्योंकि दे रखा है रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू P, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है सो P जो पॉइंट है P सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो कि कितना है x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो इसको क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको संतुष्ट कर रहा है तो सीधे सीधे क्या करना हमको, इस P बिंदु के x और y निशान यहाँ रख देना, यानी 1/13 प्लस 5/13 इक्वल टू a। तो इससे a इक्वल टू मिल रहा है 6/13। तो ये आपके पास मिल रहा है a का मान कितना मिल रहा है 6/13। तो रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू, जो अभी तक a थी वो रिक्वायर्ड लाइन, ये अब a का मान तो मुझे मिल गया, कितना मिल रहा है 6/13। तो इस हिसाब से समीकरण मिल रहा है 13x प्लस 13y इक्वल टू 6, और
स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में लिखेंगे 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये है उस रेखा का समीकरण जो दी हुई दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजर रही है और आपके पास अंतःखंड के साथ समान कोण का निर्माण करती है। ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बताए आपके पास विविध प्रश्नावली के। अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपके पास मैं उसका उन प्रश्नों का वीडियो अलग से बना के आपके पास अपलोड करूँगा आपके पास। ठीक, ओके।